हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अक्षय गुप्ता। जो हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, आज हम उसमें पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है हमारा, क्योंकि हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी फॉलो होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या होंगे, एटम्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है, अगर मैं इसको डिफाइन करने जाऊं तो क्या होता है हमारा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। क्या मतलब है इसका? बैलेंसिंग का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होने चाहिए, हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स नंबर में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग जो है हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, बैलेंसिंग जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसके लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, जो हमारे रिएक्टेंट साइड जो कोफिशिएंट्स हैं, रिएक्टेंट साइड जो कोफिशिएंट्स है और प्रोडक्ट साइड जो कोफिशिएंट्स है, उनको हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर ध्यान देना कि ये स्टेप्स हमें दे रखी है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। क्या दे रखी है? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ये स्टेप्स हैं। पर हम इस स्टेप्स को किसकी सहायता से समझेंगे? एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ, मैंने एक केमिकल रिएक्शन आपको दी, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर to form iron second comma third oxide and liberates hydrogen gas तो मैंने ये एक एग्जाम्पल आपको दिया है। ये क्या है हमारी, ये जो हमें दिया गया है, ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि केमिकल रिएक्शन हमें किस फॉर्म में दी जाती है, सेंटेंस फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, तो ये हमें एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है। तो फर्स्ट स्टेप हमें हमारा क्या होना चाहिए, इस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या लिखनी है, इस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हमें लिखनी है वर्ड इक्वेशन। क्या लिखनी है? वर्ड इक्वेशन। क्या लिखनी है? वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं वर्ड इक्वेशन देखूं तो यहां पर रिएक्टेंट कौन कौन है, एक तो हमारा है आयरन और एक है हमारा क्या, वाटर। एक है वाटर। ठीक है, और ये दोनों रिएक्ट करके हमारा क्या फॉर्म कर रहे हैं, आयरन सेकंड कोमा थर्ड ऑक्साइड। क्या कर रहे हैं? आयरन सेकंड कोमा थर्ड ऑक्साइड। और क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन से हम क्या लिखते हैं, सिंबल इक्वेशन। क्या लिखते हैं? सिंबल इक्वेशन। ठीक है, सिंबल इक्वेशन। और सिंबल इक्वेशन में मैंने आपको बताया था सिंबल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जैसे आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। वाटर का सिंबल क्या होता है, H2O। आयरन सेकंड कोमा थर्ड ऑक्साइड ये होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, सिंबल इक्वेशन हुई। क्या हुई? सिंबल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। किसकी हेल्प से? हिट एंड ट्रायल मेथड से। इसको किससे बैलेंस करना है हमें? हिट एंड ट्रायल से। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ तो हम क्या लिख लेंगे, एलिमेंट्स। क्या लिख लेंगे? एलिमेंट्स। एक तरफ हम लिख लेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स। और एक तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ध्यान दें यहां पर एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, एक तो आयरन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो रिएक्टेंट साइड आयरन कितना है 1, प्रोडक्ट साइड अगर हम देखें तो कितना है 3।
ये देखो 3 है ना। हाइड्रोजन की बात करूं तो रिएक्टेंट साइड कितना है 2, प्रोडक्ट साइड भी कितना है 2। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो रिएक्टेंट साइड कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड कितना है 4। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि आयरन रिएक्टेंट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना है और प्रोडक्ट साइड कितना है। अब हमें इस केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, रिएक्टेंट साइड क्या है हमारा, आयरन 1 है और प्रोडक्ट साइड कितना है 3। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड क्या लगाना पड़ेगा, आयरन के आगे 3। तो मैं यहाँ पर बैलेंस करके लिख रहा हूं। तो देखो एक स्टेप हमारी क्या हो गई, 3Fe H2O Fe3O4 प्लस H2। तो देखो हमारा यहाँ पर आयरन क्या हो गया हमारा बैलेंस, यहाँ रिएक्टेंट साइड भी कितना है 3 और प्रोडक्ट साइड भी कितना है 3। अब देखो सेकंड नंबर पे हम चलते हैं, क्या कहाँ पर, हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। अब लास्ट बात हुई ऑक्सीजन की, अब ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितना है 4। तो इसे बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 4। अब देखो दोबारा से हमें चेक करना है कि आयरन तो बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर, हाइड्रोजन अब यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया हमने 4 और 4, पर हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 4। तो देखो अब यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है हमारी केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर आयरन 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी क्या है 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी क्या है 4 है। ठीक है, तो एक एक करके हमें क्या करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल में बैलेंस करना पड़ता है एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन क्या हो चुकी है हमारी, बैलेंस। तो ये हमारा मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हम देखते हैं, चेक करते हैं अलग अलग कोफिशिएंट लगा के कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो ये स्टेप्स में हमें यही दे रखा था कि किस तरह हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या है स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल इक्वेशन, स्पेशलिटीज मतलब क्या है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, क्या हो रही है, किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, वही स्पेशलिटीज होती है केमिकल इक्वेशन की। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंसेस विच आर टेकिंग पार्ट एंड फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3 मैंने यहाँ पर लिया, ये डिकम्पोज होके Ca और CO2 बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो इससे हमें क्या पता पड़ रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट हमारा पार्ट ले रहा है, या मतलब कौन सा सब्सटेंस हमारा पार्ट ले रहा है और कौन सा सब्सटेंस हमारा फॉर्म हो रहा है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में कौन तो पार्ट ले रहा है और कौन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सेकंड है हमारा, we get the information about the number of molecules of elements or compounds which are either taking part or formed in the chemical reaction। ठीक है, तो अब देखो इसी एग्जांपल्स में अगर समझाऊं ये वाला पॉइंट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि CaCO3 का एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है और क्या बना रहा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। मतलब ये कहने का मतलब ये है, किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता पड़ता है कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं और प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं और प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किससे, केमिकल इक्वेशन से। थर्ड अगर मैं बात करूं तो एक हम बोल सकते हैं, वी ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट वेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसे, जैसे यहाँ पर वही एग्जांपल ले रखा है, CaCO3 CaO प्लस CO2। देखो अगर इसका मोलिकुलर वेट हम देखें तो कितना निकलता है 100 ग्राम, CaO का कितना निकलेगा 56 ग्राम और CO2 का कितना निकलेगा 44 ग्राम। तो हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट के वेट और प्रोडक्ट के वेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि रिएक्टेंट साइड जो वेट है वही हमारा क्या है, प्रोडक्ट साइड। मतलब मास ऑफ या वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कितना है, वेट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो हमने बोला था कोई भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, मतलब दोनों तरफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट है हमारा कि in a chemical equation if any reactant or product is in gaseous state then its volume can also be determined। ठीक है, अब देखो जैसे वो एग्जांपल था हमारा CaCO3 CaO प्लस CO2, क्या था, CaO प्लस CO2। तो जब हम मोल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो एक चीज हम वहां पे पढ़ते हैं कि किसी भी वन मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस कितना होता है, 22.4 लीटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर देखो इस एग्जांपल में CO2 के कितने मोल बन रहे हैं, यहां पर 1 मोल बन रहा है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। तो यानी हम बोल सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारा गैसेज स्टेट में है, देखो यहां लिख रखा है इन अ केमिकल इक्वेशन इफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज इन गैसेज स्टेट देन इट्स वॉल्यूम कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड। मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन में कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसेज स्टेट में है तो हम उसका वॉल्यूम भी बता सकते हैं, किसकी हेल्प से, केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा इन अ केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वैलेंसी एज वेल। मतलब वैलेंसी के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है केमिकल इक्वेशन से। देखो एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, यहाँ पर एक एग्जांपल है Mg+2HCl MgCl2 और H2। ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हुआ, इस इक्वेशन में Mg ने किसको रिप्लेस कर दिया, ये जो दो हाइड्रोजन एटम हैं उनको रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया हमारा MgCl2 प्लस H2। देखो यहां लिख रखा है इन द अबव रिएक्शन 1 atom of Mg displaces 2 atoms of hydrogen so valency of magnesium is 2। मतलब इस इक्वेशन में मैग्नीशियम के एक एटम ने 2 हाइड्रोजन के एटम को क्या किया, डिस्प्लेस किया। यानी हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें वैलेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक नोट हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो भी केमिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं वो किस पे लिखते हैं, हम अंडर एनटीपी कंडीशंस में हम लिखते हैं। एनटीपी का मतलब कितना हो गया, 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर हमें कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है तो हम क्या मान के चलेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है वो कौन सी कंडीशन में लिखी है, एनटीपी कंडीशन में लिखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड देयर रेक्टिफिकेशन। मतलब कि केमिकल इक्वेशन की क्या क्या लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस मतलब कमियां, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को या उन लिमिटेशंस को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी कैसे हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट है वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। जैसे मैंने लिखा था CaCO3 CaO प्लस CO2, तो यहां पर हमें फिजिकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, तो एक लिमिटेशन तो हमारी ये हो गई कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, किससे, केमिकल इक्वेशन से। सेकंड है नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कभी आपने देखा होगा किसी केमिकल इक्वेशन में जब कंडीशन सब हमारे पास हैं तो हम देखते हैं कि कहीं पर यहाँ पर कहीं डाइल्यूट लिखा रहता है ना, या कहीं कंसंट्रेट लिखा रहता है ना, डाइल्यूट लिखा रहता है या कंसंट्रेटेड लिखा रहता है। तो इसका क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन, है ना। तो यहां पर
किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड हमें और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, स्पीड ऑफ रिएक्शन की, या मैं ये बोल सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन कितने टाइम में क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट कांट बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब कि कभी आपने देखा होगा कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है, केमिकल इक्वेशंस ऐसी होती है जिनके लिए बहुत सारी कंडीशंस की हमें आवश्यकता पड़ती है, तभी वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो नॉर्मल अगर मैं बात करूं किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, फेवरेबल कंडीशंस के बारे में। यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस का मतलब है टेम्परेचर से, प्रेशर से या कोई कैटलिस्ट से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन वेदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है केमिकल इक्वेशन से। आपको पता होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होती है तो उन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और एनर्जी अगर इवॉल्व हो रही है या बाहर निकल रही है तो उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है केमिकल इक्वेशन से, अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूं। ठीक है। लास्ट है हमारा वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेसेसरी प्रिकॉशंस। तो किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, वो भी हमें केमिकल इक्वेशन से पता नहीं पड़ पाता है। देखो अब यहां मैंने बताया था लिमिटेशंस की बात तो हमने कर ली, अब हम रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे। मतलब उन लिमिटेशंस को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा, मैंने बात करी थी किसी भी केमिकल इक्वेशन से हमें फिजिकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो यहां पर ध्यान दें, तो अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं, अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल s। ठीक है। और अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल l। ठीक है। और अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेज स्टेट में है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल g। ठीक है। और अगर कोई एक्वस सोल्यूशन हमें दे रखा है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कोई भी सब्सटेंस वाटर में अगर डिसॉल्व है तो हम क्या बोलेंगे, वो उसका क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। तो एक्वस सोल्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल aq। ठीक है। तो यहाँ लिख रखा है एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या होता है, सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर। तो देखो जैसे वही एग्जांपल अगर मैं लूं CaCO3, अगर मैं इसकी स्टेट देखूं तो सॉलिड होती है, तो सॉलिड के लिए मैंने बताया स्मॉल s लिखते हैं। CaO ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, और CO2 ये कौन सी स्टेट में होता है, गैसेज स्टेट में, तो हमने ये स्मॉल g लिख दिया। तो ये स्टेट्स जो लिखते हैं हम वो नीचे की साइड लिखते हैं। ठीक है। सब स्क्रिप्ट इसे हम बोलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा देखो गैसीय कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेज स्टेट में होता है, एक तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं g, और एक अगर हम चाहें तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अपवर्ड एरो भी हम शो कर सकते हैं गैसेस कोई अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो लिख रखा है समटाइम्स अ गैस इज इफ इवॉल्व्ड इन अ रिएक्शन इज शोन बाय द सिंबल, यानी अपवर्ड एरो से हम क्या कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताई थी, कोई पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट हमारा बनता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डाउनवर्ड एरो। क्या यूज करते हैं हम, डाउनवर्ड एरो। ठीक है। तो गैस के लिए तो हम अपवर्ड एरो यूज करते हैं और प्रेसिपिटेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाउनवर्ड एरो। ठीक है। अगर देखो यहाँ पर एग्जांपल हमें दे रखा है 2H2 + O2, देखो ये दोनों गैसेज स्टेट में है, तो इस गैसेज इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते थे, यहाँ पर अपवर्ड एरो। ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर, तो ये बात हुई हमारी किसकी, गैसेज स्टेट और प्रेसिपिटेट की। ठीक है। तो ये दे रखा है, देखो प्रेसिपिटेट के लिए हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट के लिए हम डाउनवर्ड एरो शो करते हैं, और गैसेस के लिए हम क्या शो करते हैं, अपवर्ड एरो शो करते हैं।
ठीक है। देखो यहाँ पर गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो क्या करा हमने, अपवर्ड एरो शो किया। देखो CaCO3 यहाँ पर क्या है, PPT, उसके लिए हमने क्या किया, डाउनवर्ड एरो शो किया। ठीक है, तो ये कुछ है। देखो या PPT के लिए एक तो डाउनवर्ड एरो शो करते हैं और एक क्या शो करते हैं हम, PPT। खाली हम क्या लिख सकते हैं, PPT भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, देखो कंसंट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था, तो Mg प्लस, जैसे एग्जांपल है Mg प्लस H2SO4, इसके नीचे लिख रखा है डाइल्यूट, तो यानी ये क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो Mg प्लस H2SO4, पर H2SO4 यहाँ कैसा है, डाइल्यूट। तो कंसंट्रेशन को अगर हमें शो करना है तो नीचे किसी भी फॉर्मूले के नीचे हम क्या लिखते हैं, या तो डाइल्यूट लिखते हैं या कंसंट्रेटेड लिखते हैं। देखो या तो डाइल्यूट लिखते हैं या कंसंट्रेटेड लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं फेवरेबल कंडीशंस की बात करूं, फेवरेबल कंडीशंस को हम कहां पे शो करते हैं, ये जो एरो है हमारा, ये जो एरो होता है हमारा, उसके ऊपर या नीचे। तो देखो जैसे ये एग्जांपल है N2 + 3H2 NH3 है ना, और यहां पर क्या है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो फेवरेबल कंडीशन मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट, तो हम उसको कहां शो करते हैं, किसी भी एरो के ऊपर या नीचे, जैसे यहां पर कर रखा है। अब देखो रिवर्सिबल रिएक्शन को लिए आपको पता होगा, रिवर्सिबल कोई रिएक्शन होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हाफ एरो, है ना, 2 हाफ एरो यूज करते हैं 2 डायरेक्शन में, और इरिवर्सिबल के लिए तो हम सिंपल सा क्या एरो यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, देखो अब यहां बात हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक की। ठीक है, अगर यहां पर प्लस के साथ एनर्जी लिखी हुई है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, यानी ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और अगर माइनस साइन के साथ यहां पर कोई भी एनर्जी की वैल्यू लिख रखी है, यानी ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। मतलब अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, जैसे A B में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर कुछ एनर्जी लिख रखी है हमारे प्लस साइन के साथ, तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक। और अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं, ये ऐसे लिखा होता हमारा, तो ये कैसी रिएक्शन है हमारी, एंडोथर्मिक। ठीक है, और इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A प्लस एनर्जी, ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक वाली, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये भी क्या हुई हमारी, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो आज हम यहां तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्या, वो होगा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज इस क्लास में यहां तक ही। थैंक यू।